जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका डे 8 का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के तरफ से ये जो होमवर्क से स्टार्ट किया फ्रेंड्स, ये आपका डे 8 है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डे 1 से लेके डे 7 तक कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाइए वहाँ पे प्लेलिस्ट विजिट कीजिए पीसेस मेकर को, वहाँ पे आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 8 का। और देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स की वीडियो कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, बस एक दिन आपको लेट हुआ है वीडियो, लेकिन मैं डेली सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस मेकर पे अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ पीसेस मेकर से जुड़े रहिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा लेट हो जाता है तो, लेकिन मैं आपको बोला था कि अब लेट नहीं होगा, तो इसके लिए सॉरी। तो देखिए, आप कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो डे 8 को हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स आप लोग ओनली टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद आप टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं आज टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी भेज दूंगा। देखिए क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई। इस संधि का संबंध किसके संरक्षण से है? देखिए, इस संधि का जो संरक्षण है वो जैव विविधता से, याद रखिएगा, इस संधि का जैव विविधता से इसका क्या फ्रेंड्स संरक्षण है, ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, मैं आज आपके आफ्टरनून में क्या किया फ्रेंड्स कि इस वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। तो प्लीज़ आप करंट परीक्षा मंथन का जो करंट अफेयर है फ्रेंड्स, जो आपको होमवर्क सीरीज दिया जाता है, तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखिएगा। वहाँ जो टॉपिक मैं अंडरलाइन करता हूँ वही टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ आप उसे जाकर जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण किया गया है जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि जैव विविधता की, तो याद रखिए जैव विविधता अधिनियम जो आया था फ्रेंड्स, जैव विविधता अधिनियम जो आया था वो कब आया था? तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। अगर हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है ना वो कहाँ किस घाट में है? तो पश्चिमी घाट में। याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो आपका जैव विविधता है वो किस घाट में है? तो पश्चिमी घाट बोलिए या शांत घाटी में है, शांत घाटी। ठीक है, पश्चिमी घाट या उसी को शांत घाटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है? तो कितना? तो याद रखिए 64%, 64% जो है प्रतिशत हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है। अगर हम बात करते हैं क्या कि जल की, तो याद रखिएगा कि भारत का जो 2/3 भाग है, 2/3 भाग जो है वह जल का हिस्सा है, यानी कि 71% जल है, 71% जल हिस्सा है। अगर बात करते हैं स्थल हिस्सा की, तो 1/3 भाग आपका स्थल हिस्सा है। अगर स्थल हिस्सा के भाग के परसेंटेज की बात करें तो 29% स्थल भाग है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया है? तो देखिए किस संसद के द्वारा, तो याद रखिएगा ये जो पारित किया, अमेरिका के संसद के द्वारा, अमेरिका के कांग्रेस के द्वारा। अमेरिका, देखिए अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं, ध्यान रखिए। भारत के संसद को संसद ही कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका के कांग्रेस के द्वारा इसको पारित किया गया था अधिनियम को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि दलाई लामा कहाँ के मूल निवासी थे? देखिए दलाई लामा जो थे वो दलाई लामा जो है वो तिब्बत के मूल निवासी थे, तिब्बत के मूल निवासी, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण लिया था? तो याद रखिएगा ये डेट 1959, 1959 में क्या हुआ था कि दलाई लामा ने भारत में धर्मशाला में आया था, धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे आए थे? तो धर्मशाला ये कहाँ है? धर्मशाला तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित होती है। यहीं पे दलाई लामा 1959 में आए थे, 1959 में। अगला 3 नंबर की भारतीय मूल की किन 2 महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया था? देखिए मैं आपको करंट अफेयर जो बढ़ाया था वहाँ पे ये सब पॉइंट को अंडरलाइन किया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बने हैं। तो प्लीज़ आप पीसेस में करके टेलीग्राम से जुड़िए। और परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, उसका स्टैटिक पार्ट से लेके उसका करंट अफेयर सभी उसमें इंक्लूड रहता है। तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। तो याद रखिएगा कि व्हाइट हाउस में फेलो में नामित किया गया था किसे? तो पद्मिनी, याद रखिएगा पद्मिनी, एक पद्मिनी नाम है और दूसरा का नाम है नालिनी टाटा। याद रखिएगा दूसरा का नाम है नालिनी, याद रखिएगा नालिनी टाटा को क्या हुआ कि इसमें नामित किया गया। ये दोनों जो है मूल भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो इनको नामित किया गया। अब देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए, उनका स्थान क्या है? देखिए अगर हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। डोनाल्ड, याद रखिएगा कि इनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप चुने गए अमेरिका के राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप है। और ये कैबिनेट क्रम है इनका तो 47वें नंबर के राष्ट्रपति, 47वें नंबर के राष्ट्रपति। और याद रखिएगा ये किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए, रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। 47 नंबर का स्थान है इनका, मतलब कि ये 47वें देश के राष्ट्रपति। और याद रखिएगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो होते हैं 2 बार ही बन सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते। लेकिन भारत में अनिश्चित, जब तक वो अगर पद पे है तब तक वो राष्ट्रपति के पद पे रह सकते हैं। मतलब क्या वो
कब मतलब कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक भी राष्ट्रपति के पद पे रह सकते हैं अगर वो चुनाव में जीतते हैं तो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करते हैं कि 4 नंबर के, हाल ही में भारत के रुपए कार्ड को किस देश ने लॉन्च किया गया है। तो देखिए रुपए कार्ड को जो लॉन्च किया गया ना वो मालदीव में देखिए फ्रेंड्स, मालदीव में क्या होता है कि रुपए कार्ड को ये लॉन्च किया गया है मालदीव में। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के ना, तो प्लीज़ आप एक बार जाके वीडियो को देखिए। अगर उस वीडियो को आप देखिएगा ना तो बहुत सारे ना आपको डाउट वहाँ पे क्लियर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ के देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो रहता है परीक्षा मंथन का, तो आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि होमवर्क सीरीज में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी क्या है, तो माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माले। क्वेश्चन आता है कि मालदीव जो है वह किस महासागर में अवस्थित है, तो हिंद महासागर। मालदीव जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में क्या है, तो मालदीव अवस्थित है हिंद महासागर में। अगला है आपका कि भारत में भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन है। देखिए भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश है आपका भूटान। भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन है, भूटान। और भारत में रुपए कार्ड को अपनाने वाला पहला देश कौन है, तो नेपाल। नेपाल याद रखिए भारत में, बात देखिए अगला है कि भारत में रुपए कार्ड को अपनाने वाला देश कौन है, तो नेपाल है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई। देखिए ये जो प्रदान की गई है अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई है अक्टूबर 2024 में। आगे देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। देखिए ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना 2017 में की गई थी, 2017 में। और ये फ्रेंड्स आपके जर्मनी के द्वारा किया गया था, जर्मनी के द्वारा ऊर्जा हब की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है आपका देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय कहाँ है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय जो आपके पेरिस में, पेरिस ध्यान रखिएगा पेरिस में है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर कि भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना की किस सबमरीन ने भाग लिया था। तो मैं ये भी बताया था कि देखिए जो भूमध्य सागर में जो आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास है, तो याद रखिएगा ये नौसेना के आईएनएस तवर ने भाग लिया था। आईएनएस तवर ने क्या होता है फ्रेंड्स इसमें भाग लिया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास का नाम क्या है। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास का नाम है फ्रेंड्स रिमपैक। याद रखिएगा रिमपैक जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है। इसका आयोजन अमेरिका करता है, याद रखिए यूएस, यानी कि इसका आयोजन अमेरिका करता है। और रिमपैक अभ्यास होता कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में। ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन जो होता है वो कहाँ पर होता है, प्रशांत महासागर में किया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट और है कि स्वदेश निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी का नाम बताइए। देखिए आईएनएस अरिहंत जो है फ्रेंड्स वो क्या है, अरिहंत ये स्वदेश निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी है। अगला है क्या कि स्वदेश निर्मित भारत की दूसरी पनडुब्बी कौन सी है, ये भी आता है, तो आईएनएस, याद रखिएगा आईएनएस अरिघात जो है वो आपके स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर की, बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोबल ई संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था। देखिए बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोबल ई संचालन समिति में भारत सहित जो है वह 15 देशों ने भाग लिया था। 15 देशों ने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है क्या कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। देखिए अगर हम बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स में ना भारत का स्थान तीसरा है। देखिए इससे पहले चौथा था लेकिन जापान को पीछे छोड़ा था। याद रख क्वेश्चन आ सकता है कि जापान को पीछे छोड़कर एशिया पावर इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान आ गया, जापान को पीछे छोड़ दिया, जापान का स्थान क्या हो गया, चौथा स्थान आ गया। इससे पहले भारत का स्थान क्या था, चौथा था, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं टॉप पे कौन है, तो एशिया पावर इंडेक्स में पहले और दूसरे स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे अमेरिका है यूएसए, दूसरे स्थान पे कौन है, तो चीन है, और तीसरे स्थान पे हो गया जापान, और चौथे स्थान पे क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में ना सर्वाधिक बिजली जो होता है ना किससे प्राप्त होता है, कोयला से प्राप्त होता है, याद रखिएगा कोयला से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया और किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। देखिए भविष्य के शिखर सम्मेलन, देखिए भविष्य से पूछा जा रहा है, भविष्य के ऊर्जा शिखर सम्मेलन नहीं पूछा है, भविष्य के शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ किया गया है वह न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में क्या होगा, न्यूयॉर्क में क्या हुआ कि इसका आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में। और याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया था, यूएन महासभा द्वारा इसका आयोजन किया गया भविष्य का शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये न्यूयॉर्क में किया गया, यूएन महासभा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्या कि 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। और एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बिम्स्टेक, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का आयोजन न्यू दिल्ली में
अगर हम बात करते हैं भारत टैक्स का, तो भारत टैक्स का भी आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है और पुस्तक मेला का भी आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। अगला 11 नंबर की कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन सा देश बना है? देखिए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य जो बना है वो कौन बना है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये बना है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश बना है, ध्यान रखिएगा ये कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा कन्वे का 5वां सदस्य बना। और याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं भारत भी इसमें शामिल है, ये जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो है ना इसमें क्या है? तो भारत भी इसमें शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था फ्रेंड्स, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेला सुरंग भारत के किस राज्य में बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए सेला सुरंग जो बनाया गया ना फ्रेंड्स वो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो ध्यान रखिएगा दिहांग दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। दिबांग सुरंग भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा और दिबांग सुरंग भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ना एक ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवेश जो होता है ना यही अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश कहाँ पे होता है? तो किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेला सुरंग जो है ना फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सेला सुरंग है, ये सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को क्या जोड़ेगा? तो असम से जोड़ेगा सेला सुरंग। और एक और याद रखिए अटल सुरंग की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। अटल सुरंग यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को क्लियर करता हूँ। अटल सुरंग की लंबाई कितने? तो 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की ये लंबाई है। और याद रखिएगा कि अटल सुरंग का जो पहले नाम था वो रोहतांग टनल था। याद रखिएगा रोहतांग टनल, अटल सुरंग का पहले नाम क्या था? रोहतांग टनल था, अभी इसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस देखिए फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, प्लीज़ आप पीसेस मेकर से जुड़िए, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देखने को मिलेंगे इस होमवर्क सीरीज में। नेक्स्ट है क्या? बिंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? देखिए बिंग्स इंडिया का आयोजन जो है भारत के ना हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा बिंग्स इंडिया का आयोजन भारत के हैदराबाद में बेगमोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किया गया। याद रखिएगा बेगमोट, याद रखिएगा मैं आपको नाम बता रहा हूँ बेगमोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है किसका? तो बिंग्स इंडिया का, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं बिंग्स इंडिया का जो आयोजन हैदराबाद के बेगमोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे किया गया है बिंग्स इंडिया में, इसमें टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कैंपेगौड़ा, याद रखिएगा कैंपेगौड़ा जो आपका एयरपोर्ट है, कैंपेगौड़ा जो आपका हवाई अड्डा है वो कर्नाटक कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये कर्नाटक में है, इसी को टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर के, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा का आरंभ किन शासकों द्वारा किया गया था? देखिए सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान करने की जो प्रथा दिया गया ना वो किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा दिया गया, सातवाहनों के द्वारा दिया गया। अगर हम बात करते हैं कि सातवाहन के द्वारा, तो सातवाहन का राजधानी क्या था? तो प्रतिष्ठान क्या थे फ्रेंड्स? इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। सातवाहन की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। अगर हम बात करते हैं सातवाहन की तो सामंतवादी प्रथा की शुरुआत, क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि सामंतवादी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सामंत ने की थी। किसने? सातवाहनों ने की थी सामंतवादी प्रथा की शुरुआत। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मगध पर वंशावली के क्रम में अंतिम वंश कौन है? याद रखिएगा मगध पर जो वंशावली क्रम में अंतिम वंश कौन है? तो यही आपका सातवाहन वंश ये अंतिम वंश। अगर बात करते हैं मगध पर वंशावली के क्रम में प्रथम वंश कौन है? तो प्रथम वंश है हर्यक वंश, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं एक और फ्रेंड्स, याद रखिएगा यहाँ पे कैंपेगौड़ा से, तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैंपेगौड़ा जो एयरपोर्ट है जो कर्नाटक में है वो भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है। भारत का जो पहला आपका ना ग्रीन एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है और इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होती है? देखिए राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, सबसे पहले तो इसका होता कैसे चुनाव है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ना एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अनुपातिक रूप से अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, अनुपातिक रूप से अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और देखिए अगर हम बात करते हैं किस देश से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लिया गया, तो याद रखिए आयरलैंड से इसके चुनाव की प्रक्रिया को लिया गया है। और याद रखिएगा कि ये इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, सभी सदस्य नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय
खिलाड़ी पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि भारतीय खिलाड़ी पीआर सीरीजेस का जो संबंध है वो किस खेल से क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा इनका जो संबंध है फ्रेंड्स वो किससे है, तो हॉकी से, हॉकी से। अब देखिए दो तीन पॉइंट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि कुछ खिलाड़ी का नाम है मनीष नरवाल। देखिए मनीष नरवाल का जो संबंध है, मनीष नरवाल हो गया, मनीष नरवाल का संबंध है आपके शूटिंग से हो गया। अवनी लखेरा का संबंध, अवनी लखेरा का संबंध भी शूटिंग से है। सबरजोत सिंह का भी संबंध किससे है, तो शूटिंग से है, ठीक है। और मनु भाकर इनका भी संबंध किससे है, तो शूटिंग से है, ये ध्यान रखिएगा, शूटिंग से है, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं एक और, इसमें दो तीन और याद रखिएगा कि अमन शेरावत, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अमन शेरावत इनका संबंध जो है वो कुश्ती से है। अमन शेरावत का संबंध किससे है, तो कुश्ती से है। दीपिका कुमारी का जो संबंध है वो आपको तीरंदाजी से है, तीरंदाजी से इनका संबंध है। एक याद है फवार मिर्जा, इनका संबंध घुड़सवारी से, फवार मिर्जा का संबंध किससे है, तो घुड़सवारी से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होता है। देखिए रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है, तो याद रखिए प्लेटलेट्स। कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स जो होता है वह रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होता है। अगर हम बात करते हैं रक्त के बारे में तो ध्यान रखिएगा रक्त जो होता है वह ठोस और द्रव दोनों अवस्था में होता है, ठोस में होता है और द्रव में होता है। अगर हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस में आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, हिपेरिन ये सब होते हैं ठोस अवस्था में। अगर बात करते हैं क्या कि द्रवित भाग, तो इसका जो द्रवित भाग होता है वो कौन का, द्रवित भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। रक्त के द्रवित भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में जो मात्रा होता है 55 से 60, प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, 55 से 60% प्लाज्मा की मात्रा होती है। और देखिए प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला रंग का होता है, यह ध्यान रखिए हल्का पीला। क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा किस कलर का होता है, तो हल्का पीला रंग का होता है। और ये जो हल्का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हल्का जो पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण क्या होता है कि प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। देखिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव ना संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है, किसी भी सदन, याद रखिए संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, याद संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से इसकी प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 और भाग किस में, तो भाग 20 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति ना प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 75। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि केंद्र की मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और यह प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं, तो यह अनुच्छेद 75 के तहत। देखिए अनुच्छेद 74 है, ध्यान रखिए अनुच्छेद 74 में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा कि भारत का मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 में। भारत के जो मंत्रिपरिषद है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 में। और भारत के मंत्रिमंडल ध्यान रखिए भारत के मंत्रिमंडल जो है मंत्रिमंडल का जो उल्लेख किया गया है किस में किया गया है, तो याद रखें अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में भारत के मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया और भारत का मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मंत्रिमंडल जो शब्द है ना फ्रेंड्स, ये आपके मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन एक हुआ था 44वें संविधान संशोधन, सुनिएगा ध्यान से, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था इसमें मंत्रिमंडल को बाद में जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर के पीएच स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर प्राप्त विलयन क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं ना पीएच स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, तो ये जो आपको प्राप्त होगा वो उदासीन होगा, उदासीन, ध्यान रखिए क्या प्राप्त होगा, उदासीन। उदासीन कब होता है, जब इसका पीएच मान कितना हो, 7 हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पीएच स्केल की तो सुनिएगा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं पीएच स्केल की तो पीएच स्केल जो है वो मतलब कि सोरांसन, याद रखिएगा कि इसका जो पीएच स्केल को जो दिया था नाम किसने दिया था, सोरेंसन ने क्या हुआ था कि पीएच स्केल के बारे में बताया था, सोरेंसन ने दिया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पीएच स्केल में तो देखिए पीएच स्केल में क्या होता है कि 0 से 14 होता है, 0 से 14 होता है इसका मान पीएच स्केल का। क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल का मान कितना होता है, 0 से 14 होता है। अगर हम बात करते हैं 0 तो 0 का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है 0 से 7 तक ये आपका अम्ल होता है और 7 से आपका 14 क्या होता है, ये क्षार होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है और अधिकतम मान कितना होता है, 14 होता है पीएच स्केल पर। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान क्या होता है, 14 होता है। अगर हम बात करें 0 से 3, सुनिएगा ध्यान से, 0 से 3 को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
0 से 3 को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। और याद रखिएगा कि 3 से लेकर 7 तक, 3 से लेकर 7 तक अगर हम बात करते हैं इसको दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल। 3 से 7 तक इसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्षार की, तो सुनिएगा कि क्षार की बात करते हैं, तो क्षार की बात करते हैं 7 से 11, 7 से 11 जो है आपका दुर्बल क्षार इसको कहते हैं, दुर्बल क्षार। 7 से 11 दुर्बल क्षार होता है और 11 से जो 14 होता है आपका प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है। ठीक है, और क्षार का जो मतलब कि स्वाद होता है वो कैसा? तीखा होता है, तीखा। ठीक है, कड़वा होता है, कड़वा टाइप का होता है, कड़वा। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल का खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर की, चूना पत्थर CaCO3 लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, लाइम स्टोन का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है इसका रासायनिक नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर इसी को बोलते हैं। देखिए, एक होता है क्विक लैम, अगर बात करते हैं क्विक लैम या बिना बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला था बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला CaO, इसका फॉर्मूला होता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये सीमेंट्स बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का ही मदद होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का मदद होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ध्यान से सुनिएगा कि संविधान में अगर हम बात करते हैं क्या कि आर्टिकल 43B, याद रखिएगा, अनुच्छेद आपका 43B में कहा गया है, अनुच्छेद 43B में कहा गया है कि सहकारी समितियों को संशोधन में से संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। भाग आपका 9 का B, याद रखिए, भाग 9 का B, भाग आपका 9 का हो जाएगा B और अनुच्छेद 43 का B में। और 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको बताया गया था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया था 97वां संविधान संशोधन 2000 याद रखिएगा कि 2011 में इसको दर्जा दिया गया था। और यहीं से फ्रेंड्स याद रखिएगा सरकारिया आयोग की, सरकारिया आयोग। देखिए फ्रेंड्स, सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वो 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और इसका अंतिम जो रिपोर्ट जो पेश किया गया था 1988 में पेश किया गया था अंतिम रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक बार डाउट यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तर विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इसको किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? इसको हम लोग जो जानते हैं वो आपको जानते हैं रायसीना हिल्स के नाम से। याद रखिए, रायसीना, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि रायसीना हिल्स के नाम से अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी विस्तार को रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा रायसीना हिल्स पे, याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति भवन जो है ना, भारत का राष्ट्रपति भवन इसी हिल्स पे अवस्थित है, रायसीना हिल्स पे। ठीक है, और याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं, एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अरावली पर्वत की, तो याद रखिए भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत से याद रखिएगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर के, किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थिति होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक होता है? तो विटामिन B12। तो विटामिन B जो आपका 12 है, इसमें क्या होता है? कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है, इसको हम लोग साइनो कोबालमिन कहते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको साइनो कोबालमिन इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम बात करते हैं क्या कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन होता है। याद रखिए, B1 का थायमीन होता है, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन होता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, नियासिन। B5 को क्या बोलते हैं? पेंटायोनिक। B5 को क्या बोलते हैं? पेंटा, याद रखिए B5 को पेंटायोनिक कहते हैं B5 का। ठीक है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम। 25 है कि भारत का में राजनीतिक पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा जो प्राप्त करता है ना, चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग जो है वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है राष्ट्रीय आयोग का दर्जा प्राप्त करता है। याद रखिएगा, चुनाव आयोग वर्तमान में अभी कितने राष्ट्रीय पार्टी है? तो वर्तमान में अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितने? तो 6 राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, BSP, मार्क्सवादी, नेशनल पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो 6 है इसका, याद रखिएगा 6 आपका वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। अगला आपका 26 नंबर की, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? देखिए, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था ना, ये ध्यान रखिए LM सिंघवी समिति, ये लिख लीजिएगा, LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को दर्जा दिया गया था। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या हुआ था कि इसको संवैधानिक सिफारिश मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि पंचायत के बारे में, तो पंचायत का जो पंचायती राज के बारे में अनुच्छेद 40 में वर्णित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची में नगर निगम बताया गया, नगर निगम। और 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए 29 विषय और नगर निगम के लिए वो 18 विषय 12वीं अनुसूची में वर्णित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और याद रखिएगा कि पंचायत जो है ना किस भाग में, भाग पूछता है तो याद रखिए क्वेश्चन में आता भाग 9 में भी है और भाग ये आपके 4 में भी वर्णित है, भाग 9 और भाग 4 दोनों याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर के, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? देखिए 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भागों का मतलब कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से मूल भाषा जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें मूल भाषा 14 थी, बाद में 8 और जोड़ी गई। 8 कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 नंबर क्या कि कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। याद रखिएगा, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है। अगला 29 नंबर के, अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद है 29। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29 में वर्णित है। याद रखिए अनुच्छेद 29 ये मूल अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार में है, ये मूल अधिकार में आते हैं। मूल अधिकार जो है आपके भाग 3 में, आपका भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद याद रखिएगा मूल अधिकार का 12 से 35 जो आपका मूल अधिकार में वर्णित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कि वध्यवागमन शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें यन संधि है। यन संधि कौन सी संधि है? यन संधि इसमें है वध्यवागमन में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की, पीतल एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं को मिलने से बनता है, वो धातु कौन सी? देखिए याद रखिए पिताजी, एक ट्रिक याद रखिएगा फ्रेंड्स, पिताजी, पित्तल, तांबा और जिंक, यानी कि तांबा और जिंक से क्या बनता मिलकर बनता है? तो पित्तल। याद रखिएगा कि तांबा और जिंक, तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है? तो पीतल। तो याद रखिए पिताजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पित्तल यानी कि तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है? पित्तल बनता है। अगला क्वेश्चन है का 32 नंबर की, भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? देखिए स्वतः जुताई से जाने वाली मिट्टी ना काली मिट्टी कहते हैं, इसको काली मिट्टी बोलते हैं फ्रेंड्स, काली मिट्टी बोलते हैं, या इसको रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी बोलिए, रेगुड़ मिट्टी बोलिए, या इसको लावा मिट्टी बोलिए, या कपासी मिट्टी बोलिए, ज्वालामुखी मिट्टी बोलिए, ये सब इसी में, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसका काली मिट्टी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। ये कहलाता है फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है मतलब कि सीधे ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे किस में हो जाए? तो गैस में हो जाए। अगला 34 नंबर की, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के तथा बिहार की औसत साक्षरता क्रम से कितनी है? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है 74.04% और बिहार की बात करें तो 61.7% है साक्षरता दर। अगला है 35 नंबर की, फोटोग्राफी में पिक्सल्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए फोटोग्राफी में पिक्सल्स के रूप में ना जो प्रयोग में होने वाला जो है वो सिल्वर थायोसल्फेट, सॉरी इसमें आप जो सोडियम याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट जो है आपके फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में सोडियम थायोसल्फेट्स का प्रयोग किया जाता है, और फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला जो तत्व है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। ये ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी में अगर पिक्सल पूछ दे फ्रेंड्स तो सोडियम थायोसल्फेट, लेकिन डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला तत्व कौन है तो सिल्वर ब्रोमाइड। कौन है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपको कन्फ्यूजन होगा इसलिए मैं बताया सिल्वर ब्रोमाइड होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्ट्रैटेजी के यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या सही मिलान करना है। अगर बात करें गलवान घाटी आपको लद्दाख में है। अगर लाहुल घाटी कहाँ देखने को है? तो हिमाचल प्रदेश में है। उसका ये है नलंग घाटी आपका उत्तराखंड में है, और जुगू घाटी आपके नागालैंड में है, तो इसको मैच कर लीजिएगा। अगला 37 है, कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? देखिए कुल्लू घाटी जो है ना वो आपके पीर पंजाल और धौलाधर, याद रखिएगा पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर में क्या है कि श्रेणियों के बीच में स्थित है। अब देखिए कुल्लू घाटी की बात करते थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कुल्लू घाटी हो गया मनाली, डलहौजी, शिमला, मंडी, ये हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कुल्लू घाटी हो गया ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, मनाली, डलहौजी, शिमला, मंडी और ये सब कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका कि आलिया बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है? देखिए आलिया बेट द्वीप जो है ना नर्मदा, आलिया बेट द्वीप ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। और याद खालिया बेट द्वीप जो है ना ताप्ती नदी, याद रखिए खालिया बेट, एक आलिया बेट है जो आपका नर्मदा नदी पे है, और खालिया बेट आपके ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला आपका 39 नंबर की, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो याद रखिएगा कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, और यह मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है? तो कौन सी नदी करती है? तो याद रखिए दामोदर नदी जो है वो हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है। और याद रखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है,
अगर हम बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की, तो सर्वाधिक खनिज वाला पठार को ना छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, सर्वाधिक खनिज वाले पठार को। ठीक है, और भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। 41 नंबर की थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? देखिए, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो दर्रा है ना, पश्चिमी घाट किस मतलब पर्वत श्रेणी? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में क्या है फ्रेंड्स आपका स्थित है। अगर हम बात करते हैं थाल घाट की, तो सुनिएगा ध्यान से, थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है? थाल घाट। अगर हम बात करते हैं भोर घाट की, तो याद रखिएगा कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोर घाट। अगर हम बात करते हैं क्या कि पाल घाट, तो ये पाल घाट कहाँ है? तो केरल को तमिलनाडु से। पाल घाट कहाँ है, किस कहाँ पे जोड़ता है? तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पाल घाट आपके केरल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रेल या बड़ाइल पहाड़ी का विस्तार पूर्वोत्तर में किन 3 राज्यों से है? तो देखिए, ब्रेल या बड़ाइल पहाड़ी का जो विस्तार है ना पूर्वोत्तर में आपका नागालैंड, याद रखिएगा आपका हो जाएगा फ्रेंड्स नागालैंड हो गया, नागालैंड असम, उसके बाद हो जाएगा मणिपुर, और एक और 3 हो गया, एक और याद रखिए मेघालय। 4 राज्य हैं जो मतलब कि पहाड़ी का विस्तार पूर्वोत्तर में 4 राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब 3 राज्य यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे नागालैंड, असम, मणिपुर हो गया, मेघालय में आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में अवनालिका अपर्दन से पीड़ित पठार कौन सा है? देखिए, भारत में अवनालिका अपर्दन से पीड़ित जो पठार है वो कौन है? तो याद रखिए मालवा का पठार है। मालवा का पठार कौन सा है फ्रेंड्स आपके? तो मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है क्या कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में किस दिशा की ओर है? तो देखिए, ये जो है ना, ये आपके उत्तर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये विश्व के सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे पहले ये विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार पूछे तो इसका पहले नाम यहाँ पे तिब्बत, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ठीक है ना, और इसकी अवस्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में किस दिशा में है? तो ये उत्तर दिशा में, ये किसकी अवस्थिति? उत्तर दिशा में स्थित है। देखिए, एक होता है विश्व का छत, किसके नाम से जाना जाता है? विश्व का छत ना हम लोग पामीर को पठार को कहते हैं, पामीर, ये नोट कर लीजिएगा, पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है, विश्व का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, दीघा समुद्र तटीय भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, दीघा समुद्री तटीय जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है। वेस्ट बंगाल में ये क्या है फ्रेंड्स आपके स्थित है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, मालाबार तट आपके केरल में है, कोरोमंडल तट आपके कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, मालाबार तट केरल में और पारादीप तट उड़ीसा में स्थित है। अगला है 46 नंबर की, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी तट के दक्षिण छोर पर अवस्थित समुद्री तट मैदान को कौन सा है? तो याद रखिए यही, ये आपका जो है मालाबार तट है। मालाबार तट जो है फ्रेंड्स आपके केरल में स्थित है। अगला है 47 नंबर की, भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग जो है वो आपके किस नाम से आता है? तो पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है, पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैच करना है, देखिएगा कि कौन दर्रा सुमेलित, इसमें बोला जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो देखिए कौन नहीं है। अगर बात करते हैं कि लानक ला दर्रा, देखिए लानक ला दर्रा ये आपके जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, बोमडीला दर्रा, देखिए बोमडीला दर्रा सिक्किम में नहीं है फ्रेंड्स, बोमडीला दर्रा ना जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है, तो गलत है। माना पास दर्रा ये उत्तराखंड में सही है, और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। बोमडीला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में नहीं है। अगला 49 नंबर की, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मेघालय के पठार की अगर हम बात करते हैं ना, इसमें कथन पहला देखिएगा कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, बिल्कुल सही है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, तो निक्षेप मिलते हैं, ये आपका गलत हो गया, मिलते हैं नहीं मिलते हैं। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और वहाँ वनस्पतियों लगभग नहीं के बराबर है, तो बिल्कुल आपका ये भी सही है। 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला है 50 नंबर की, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति किस संधि से हुई थी? देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुई थी मद्रास की संधि से, पहला हुआ था मद्रास की संधि से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो मतलब मंगलौर की संधि से, मंगलौर की संधि से हुआ था। तीसरा जो हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। चौथा में क्या होता कि टीपू सुल्तान मर गया था, ये ध्यान रखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा मंगलौर की संधि। अगला 51 नंबर के, 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कौन से संधि पे? तो याद रखिए मंदसौर की संधि, याद रखिए फ्रेंड्स मंदसौर की संधि हुआ था, 1818 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप संधि हुई थी अंग्रेजों और होलकर के प्रमुख के बीच में। अगला है आपका 52 नंबर की, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था ना हेस्टिंगस के शासनकाल में, हेस्टिंगस के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। याद रखिएगा एक संधि हुई थी, आंग्ल नेपाल युद्ध में एक संधि हुई थी, इसको सुगौली की संधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा सुगौली की संधि क्वेश्चन आता है, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में सुगौली की संधि हुई थी।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि इसमें से सही सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किए थे, ये आपका बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध में, ये भी आपका सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, ये भी सही है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका गलत है। लॉर्ड कार्नवालिस नहीं था, मतलब कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो थे वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें लॉर्ड कार्नवालिस नहीं थे, बल्कि इसमें हेस्टिंगस ही थे। हेस्टिंगस अभी मैंने आपको बताया क्या होते, हेस्टिंगस थे। और याद, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1816 में। 1816 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब, तो 1816 में। 1816 में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध में क्या हुआ था ना कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बाबर, याद रखिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित, पहला आपका गलत हो गया। अगला, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो ये आपका ये गलत है कि तृतीय आंग्ल नहीं हुआ था, बल्कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तीसरा कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सैन्य रक्षा था, ये आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 आपका सही, केवल तीन आपका सही है, तीसरा नंबर। अब देखिए इसमें एक सुमेलित है। अगर बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ क्या था कि हैदर अली पराजित हो गया, नहीं, हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जीत गया था, ध्यान, जीत गया था पहला में। अगर बात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होते, हैदर अली ने अंग्रेजों को मतलब कि पराजित था, मतलब हैदर अली ने अंग्रेजों को नहीं, दूसरा में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ये भी गलत है। तीसरा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि टीपू सुल्तान जो है ना, यह युद्ध ना जीता नहीं बल्कि हार गया, ये भी आपका गलत है। और चतुर्थ है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध की टीपू पराजित हुआ, बस युद्ध के मध्य दिव्यांत हो गया, मर गया था, तो ये आपका सही है, चौथा नंबर केवल आपका सी जो है फ्रेंड्स वो सही है। अब देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध का थोड़ा सा ना आपको डेट में बताया, तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, याद रखिए 1764 से 69 तक चला था। दूसरा हुआ था 1780 से लेके 84 तक हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेके, याद रखिएगा, 92 हुआ था। 1799 में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, चौथा हुआ था 1799 में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 56 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला है क्या कि सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली ने किया था, बिल्कुल सही है। सहायक संधि का वास्तविक शुरुआत 1799 में हुआ था, गलत है। देखिए सहायक संधि का जो वास्तविक यानी कि पहली बार जो इसका उपयोग किया गया था ना सहायक संधि का, वो 1765 में किया गया था, ये आपका गलत है। और याद रखिए यहाँ सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, ये भी आपका सही है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वेलेस्ली, ध्यान रखिएगा कि वेलेस्ली ने सहायक संधि 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की थी। 1798 वेलेस्ली ने 1798 में की थी, 1798 वेलेस्ली ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत के सिद्धांत को लागू करके 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर पर कब्जा कर लिया था, तो बिल्कुल आपका सही है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत को लागू करके 1848 में सतारा पर, 1854 में नागपुर को कब्जा कर लिया था। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य नहीं मान्य किया था, मान्य, तो आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है, 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर के, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। देखिए वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण 1757 से 1813 तक बिल्कुल सही है। औद्योगिक पूंजीवाद चरण 1813 से 1858 तक, ये भी सही है। वित्तीय पूंजीवाद चरण 1858 से 1947 तक, ये भी आपका सही है। तो तीनों आपका सही हो जाएगा, ABC तीनों। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर के, सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए सूर्यास्त कानून जो है ना अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित, अस्थायी बंदोबस्त, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिए कार्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, कार्नवालिस ने की थी। कब की थी, ध्यान रखिएगा, तो 1793 में। डेट याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कार्नवालिस ने 1793 में किया था। दूसरा आपका महालवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत 1822 में। महालवाड़ी का व्यवस्था 1822 में किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने क्या हुआ था कि महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1822 में किया था। अगर हम तीसरा की बात करते हैं क्या कि रैतवाड़ी व्यवस्था किसने कब हुआ था, तो रैतवाड़ी व्यवस्था 1820 में हुआ था। किसने शुरू किया था, तो देखिए टॉमस मुनरो ने क्या हुआ था कि रैतवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। अगला 60 नंबर के, अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी, किसने की थी, तो याद रखिएगा ये जो की थी ना आरसी दत्त, याद रखिएगा आरसी दत्त जो थे वो अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था को पूरे भारत में लागू करने का अनुशंसा की थी आरसी दत्त ने। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर की, कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, यानी कि 2 और 3।
अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर की भारतीय संविधान के में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया। देखिए आपात संबंधी उस उपबंध में ना जर्मनी से लिए, ध्यान रखिए जर्मनी से लिए हैं, लेकिन याद रखिए जर्मनी में एक है वाइमर संविधान, वाइमर जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया आपात उपबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संकल्प किससे प्रेरित है। देखिए ये जो है आपके वो किससे है, तो भारतीय संविधान में उल्लेखित जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है वो संकल्प जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति ये कब हुआ था, क्वेश्चन आता है 1789, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। याद रखिएगा कि चुड़ैला का जो है ना, अगर बात करें चुड़ैला का धावा, टेनिस कोर्ट, ओथ और स्टेट, ये लुई 16वां के समय हुआ था। चुड़ैला का धावा, टेनिस कोर्ट, ओथ और स्टेट, ये जो तीनों जो है ये जो हुआ था, ये क्रांति हुआ था लुई 16वां के समय हुआ था ये क्रांति, लुई 16वां चुड़ैला का धावा, टेनिस कोर्ट, ओथ और स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। अगला 64 नंबर की भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगत संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से, तो अमेरिका, मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य लिया गया सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया, ध्यान रखिएगा। 65 नंबर है क्या कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया, तो कनाडा, विश्व के कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो शक्तियों का विभाजन जो है ना कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर की प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया था और इसका गठन कब किया गया था। देखिए प्रारूप समिति का जो विचार है ना वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसको कब मतलब कि इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त, डेट याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसने किया था, देखिए संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। अगला 69 नंबर की संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हुआ था कि संविधान सभा के कार्यों के गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला 70 नंबर कि संविधान की मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो अपना पहला मसौदा जो प्रस्तुत किया था वो 1948 में प्रस्तुत किया था। 71 नंबर की संविधान सभा के लिए किस जानवर के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, याद रखिए हाथी के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। 72 नंबर की राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन याद रखिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी क्या थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, भारत के सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य कौन सी है। देखिए भारत में अभी वर्तमान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या जो 58 है, 58 है, और नवीनतम जो है वो माधव नेशनल पार्क है। माधव नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में, माधव नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, नवीनतम है। 74 है कि भारत का पहला बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया था, भारत का पहला बाघ रिजर्व जो घोषित किया गया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया गया था 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था उसी टाइम पहला बाघ रिजर्व घोषित किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। अगला 75 नंबर के भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में अवस्थित है। देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो कौन है, तो नागार्जुन श्री, याद रखिएगा कि नागार्जुन श्री सेलम बाघ रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसको क्या हुआ था कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। याद रखिए नागार्जुन श्री सेलम जो बाघ रिजर्व है जो अरुणाचल ये कहाँ आंध्र प्रदेश में है, इसको घोषित किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स अब थोड़ा सा इसका होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आज का डे 8 का जो आपका होमवर्क है वो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। होमवर्क में आपका डे 8 में 30 एक का कल का होमवर्क है। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 121 से 130 तक है, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स में परीक्षा मंथ। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको 35 से लेके 36 से लेके 45 तक मैं आपको कंप्लीट कर दिया, तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके आप देखिएगा, और फिर आपको कल मॉर्निंग में 46 से 50 तक पेज नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है। फिजिक्स में आपको घर्षण की फ्रिक्शन पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कंप्लीट करना है, कल आधा ही मिला था आज पूरा करना है। नेक्स्ट आपका बायोलॉजी में सूक्ष्म जीव को भी पूरा करना है, और इकोनॉमिक्स में आपका पेज नंबर 235 से 238 तक आपको यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का जो ये डे 8 का जो आपका होमवर्क सीरीज था फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ आप पीसीएस में करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप बस टेलीग्राम से ज्वाइन हुए थे लेकिन फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बहुत सारे, जब तक आपका पीडी एग्जाम नहीं होता तब तक बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यहाँ से पूरा क्वेश्चन लड़ने की संभावना है कि 75 प्लस हम लोग का टारगेट है। तो प्लीज़ आपको पूरा जरूर होगा। तो प्लीज़ पीसीएस में चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।